पति पत्नी का रिश्ता एक विश्वास पर टिका होता है। पति पत्नी में विश्वास एक सबसे बड़ी डोर है जिसको जुड़ने से ही दो घर और दो परिवार आपस में जुड़े हुए रह सकते हैं। लेकिन इन्हीं रिश्तों में अगर अविश्वास आ जाए, कोई शक आ जाए, तो वो रिश्ते ज़्यादा लंबा समय तक नहीं चल सकते। और दरअसल तब जब उन दोनों के बीच में किसी तीसरे ने अपनी जगह बना ली हो, तब तो वो रिश्ता कैसे भी नहीं संभल सकता। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही होती है जिसमें पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आ जाता है और उसके आने के बाद लाख कोशिशें करने पर भी उन दोनों में समझौता नहीं हो पाता। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से नहीं रह पाते और आखिर में लड़की किसी और के साथ चली जाती है। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ी और भयावह बात ये होती है कि उस लड़की के गायब होने के बाद उसके कत्ल के इल्ज़ाम में उसके पति को जेल जाना पड़ता है। और जब जेल से वापस आता है तब बहुत मशक्क़तों के बाद पता चलता है कि जिसके कत्ल के इल्ज़ाम में वो जेल गया था, दरअसल वो मरी ही नहीं थी। वो तो अपने प्रेमी के साथ बड़े सुकून और आराम की ज़िंदगी जी रही थी। लेकिन ये सारा जो वाक़या है, एक पुलिस ऑफिसर होते हैं जिनके जज्बे को और जिनकी ईमानदारी को सैल्यूट करना बनता है, क्योंकि अगर उन्होंने अपनी सूझबूझ और उस व्यक्ति पर यकीन नहीं किया होता तो शायद वो व्यक्ति हमेशा जिंदगी भर कातिल के धब्बे के साथ ही जी रहा होता। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ज्योति गौड़ और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है आजमगढ़, और इसी का एक थाना है जानपुर, और जानपुर गांव का ही एक जगह है मालोना। इस जगह एक व्यक्ति 13 महीने तक जेल में रहता है और 13 महीने जेल में रहने के बाद जैसे ही घर वापस आता है तो वो घर नहीं जाता। व्यक्ति का नाम होता है दीपू, उम्र उसकी होती है लगभग 24 वर्ष। अक्टूबर 2020 का ये वाक़या था। अब वो जैसे ही बताना शुरू करता है कि साहब मेरी बीवी को ढूंढ दीजिए। जो थानेदार हैं, इंस्पेक्टर हैं, वो सुनते हैं और सुन करके अपने साथ के व्यक्ति से, कांस्टेबल से पूछते हैं कि आखिर माजरा क्या है। वो बताता है कि ऐसे ऐसे ये अपनी पत्नी के कत्ल के इल्ज़ाम में जेल गया था और वहीं से अभी छूट करके जमानत पर वापस आया है और ये आकर के ये गुहार लगा रहा है। अब जो इंस्पेक्टर है उन्हें गुस्सा आ जाता है कि अपनी पत्नी के कत्ल के इल्ज़ाम में जेल में रह कर के अब जमानत पे छूट के आया है, तो अब ये स्वांग रच रहा है कि इसकी पत्नी को ढूंढ दो। उसे भगा दिया जाता है, कोई नहीं सुनता। 6-7 दिन बाद फिर जाता है, उसे फिर लड़कर भगा दिया जाता है। अब उसका ये सिलसिला जारी रहता है, वो जाता है, आता है, जाता है, आता है, लेकिन अब लोगों ने उसकी सुनना भी बंद कर दिया। अब वो क्या करता है कि जौनपुर कोतवाली के एक कोने में बैठ जाता है और वहीं पर बैठा बैठा रोता रोता चिल्लाता रहता है कि कोई तो मेरी मदद कर दो, कोई तो मेरी मदद कर दो, मैं बेगुनाह हूँ, मेरी बात सुन लो। ऐसे ही समय बीतता जाता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, यानी नया साल आ जाता है। मार्च 2021 की अब ये बात रही होगी। मार्च 2021 तक भी वो वहाँ के चक्कर लगा रहा था। चक्कर लगाते लगाते आज अब मार्च आ गया है और मार्च में एसएसआई चंद्रशेखर यादव जी वहाँ पर पहुँचते हैं और उनकी नज़र दीपू पर पड़ती है। वो उससे पूछते हैं कि आखिर माजरा क्या है। वो उसे बुलाते हैं, बुलाकर आसपास के लोगों से भी पूछा जाता है, सब पूरा वाक़या बता देते हैं। लेकिन वो उसके बाद भी दीपू से पूछताछ करते हैं और दीपू उनको जो कहानी सुनाता है उसके बाद वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दरअसल दीपू बताता है कि साहब 11 जून 2019 को उसकी शादी रुचि नाम की एक लड़की से हुई थी जो मऊ की रहने वाली है। हमारी शादी हुई, धूमधाम से शादी करके हम घर वापस आ गए। सब कुछ अच्छे से चल रहा था।
मैं अपना छोटा मोटा कार्य किया करता था, सब्जी बेचा करता था, गर्मियों के सीजन में गन्ने के ठेला लगाया करता था, गन्ने का जूस बेचा करता था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लगभग शादी के अभी 3 महीने ही बीते होंगे कि एक दिन मैं वापस आता हूँ तो क्या देखता हूँ, मेरी पत्नी फोन पर किसी से बातें कर रही है। दरअसल हम इतने अच्छे और पढ़े लिखे लोग नहीं हैं कि हमारे पास मोबाइल भी हो। मैंने कभी उसे मोबाइल दिलाया नहीं था। मैंने उससे पूछा कि तुम किससे बातें कर रही हो, तो उसने कहा मैं अपनी माँ से बातें कर रही हूँ। मैंने दूसरा सवाल किया कि ये फ़ोन किसका है, तो वो बोलती है मैंने किसी से ऐसे ही लिया है, मैं बात करके दे दूँगी। उसने कोई सही जवाब नहीं दिया और बातों को वहीं पर ख़त्म कर दिया। ऐसे ही 2-4 दिन और बीते होंगे, उसने फिर उसे बातें करते हुए देख लिया। अब दोनों के बीच जो शक है वो बढ़ता जाता है, जो खत्म होने का नाम नहीं लेता। और दूसरी ओर जो रुचि है वो फोन पर किसी से बातें तो करती ही थी, साथ में अपनी माँ माया देवी से भी बातें करती थी। दरअसल वो माया देवी से जब भी बातें करती थी तो वो एक अलग ही कहानी सुनाती थी जो उसके साथ हो नहीं रहा। दरअसल वो कहानी सुनाती थी कि दीपू से मारता है, पीटता है, उसके साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करता, उसकी जेठानी उसके साथ मारपीट करती है, उसके ससुर उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, ये दहेज के लिए उसे बार बार परेशान करते हैं। एक तरफ जीवन सामान्य है, दूसरी तरफ मायके में ससुराल वालों के प्रति एक उबाल की भावना आ जाती है। बेटी परेशान है, रोज शिकायतें कर रही है, तो कोई तो बात जरूर रही होगी। धीरे धीरे बात उबाल का विषय बन जाती है और बात पहुंच जाती है पंचायत तक। पंचायत में दीपू को बुलाया जाता है, रुचि को बुलाया जाता है, घर वाले आते हैं और पंचायत सख्त तरीके से दीपू को आदेश देती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम रुचि का पूरा पूरा ख्याल रखो। दीपू स्वीकृति में हाँ में सर हिलाता है और अपनी पत्नी को अपने गांव लेकर के वापस आ जाता है। अभी 7 से 8 दिन ही बीते थे। कुछ भी सामान्य होता उससे पहले अचानक से रुचि घर से गायब हो जाती है। गायब होती है तो साथ में लगभग सोने चांदी और नकदी लगाकर 3 लाख का जो घर में रकम थी वो लेकर के वो फरार होती है। अब घर वाले परेशान हो जाते हैं, अपने तरीके से बहुत ढूंढा जाता है लेकिन नहीं मिलती। अब जो दीपू है वो जौनपुर थाने पहुंचता है और जाकर के कहता है कि ऐसे ऐसे नकदी सोने चांदी के आभूषण लेकर मेरी पत्नी कहीं गायब हो गई है साहब, मेरे जो रकम है वो और साथ में मेरी पत्नी को ढूंढ करके ला दो। पुलिस तहरीर लिख ही रही होती है कि तभी जो रुचि है उसके मायके वाले भी वहां पर पहुंच जाते हैं। माँ माया देवी और उसके जो मामा होते हैं वो भी वहां पर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद वो एक शिकायत लिखवाते हैं कि साहब, इन्होंने मेरी बेटी को दहेज के लिए बहुत ज़्यादा परेशान किया और इतना परेशान किया कि इन्होंने उसकी हत्या कर दी और इसी कारण से वो मिल नहीं रही है। मुकदमा दर्ज कराया जाता है पति दीपू के ऊपर, पिता राजेंद्र यानी ससुर राजेंद्र के ऊपर, उनकी जो जेठानी होती है जेठानी बबीता के ऊपर। ससुर राजेंद्र और जेठानी बबीता को तो पूछताछ करके वापस भेज दिया जाता है, लेकिन अब जो दीपू है उससे हिरासत में ले लिया जाता है। अब वो जेल चला जाता है। वो घर वालों को कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। निचली अदालत में घर वाले कोशिश करते हैं लेकिन उसे जमानत नहीं मिलती। अब उसके जो पिता हैं राजेंद्र, वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका देते हैं, वहाँ पर अपील करते हैं, तो वहाँ पर खर्चा बहुत हो जाता है। ये बहुत ही गरीब लोग थे जिनकी पहले से ही जो कुछ राशि थी वो बहू लेकर फरार है, दूसरा काम धंधा बंद है, साथ में जो काम करने की मशीनें थी, औजार थे, वो भी इस चक्कर में बिक गए। थोड़ी बहुत जमीन थी वो भी बेच दी गई। जैसे तैसे करके 13 महीने हो जाते हैं, यानी अक्टूबर 2019 को दीपू जेल जाता है और अक्टूबर 2020 के लगभग 13 महीने बाद उसे जमानत मिलती है और वो वापस आ जाता है।
वापस आने के बाद वो घर नहीं जाता, सीधा थाने पहुंच जाता है और वहां जाकर फिर से गुहार लगाता है कि मैंने अपनी पत्नी का कत्ल नहीं किया, आप उसे ढूंढ दीजिए। लेकिन कोई नहीं सुनता। लेकिन आखिरकार जो एसएसआई चंद्रशेखर यादव जी होते हैं वो उसकी बात सुनते हैं, लेकिन अब वो उस केस को कैसे सॉल्व करें, कोई क्लू नहीं मिल रहा। वो अपना पूरा दिमाग लगा लेते हैं, लेकिन कोई भी सबूत उन्हें नहीं मिलता। बस सिर्फ दीपू एक ही चीज बता रहा था कि वो किसी से फोन पर बातें किया करती थी। अब वो फोन नंबर कहाँ से मिले, किसी के पास वो फोन नंबर नहीं था। ससुराल वालों से पूछा गया, हर तरह की हर संभव कोशिश की गई। आखिरकार चंद्रशेखर जी हार नहीं मानते, वो उसकी पत्नी की फोटो लेते हैं और लास्ट में वो सोचते हैं कि आसपास जो जो जगह है, जो सिम कार्ड डिस्ट्रीब्यूटर है, उनसे संपर्क किया जाए। आखिर कहीं ना कहीं से तो हो सकता है उसने सिम कार्ड खरीदा होगा। अब उसकी फोटो लेकर जगह जगह दिखाई जाती है। इसमें भी 1 से 2 महीने बीत जाते हैं और आखिर 3 महीने बाद एक व्यक्ति हाँ करता है कि हाँ, इस महिला ने मेरे पास से सिम कार्ड खरीदा था और ये रहा वो नंबर। अब उस नंबर को उसकी सीडीआर निकलवाई जाती है और सीडीआर निकलवाने के बाद पता चलता है कि उस पर सिर्फ एक ही नंबर पर बातें हो रही थी और बातें होती थी, वो जो जगह थी जिस पर बातें हो रही थी, जिला इटावा की एक जगह है इटोली, यानी एक छोटा सा गांव है इटोली। वहां जाकर के पता चलता है कि दरअसल रुचि मरी ही नहीं थी, वो जिंदा है और इटोली में ही एक गांव में रह रही है, वो भी अपने प्रेमी के साथ बिना शादी किए हुए। इस बात की जानकारी किसी को नहीं होती, सिवाय थोड़ा बहुत उसके जो मामा होते हैं रुचि के, उससे इस बात की थोड़ी बहुत भनक थी। अब जो चंद्रशेखर यादव जी हैं जाते हैं और रुचि को 10 नवंबर 2021 को हिरासत में लेकर वापस जौनपुर थाने ले आते हैं। अब जब जैसे ही लाते हैं तो लोग हक्के बक्के रह जाते हैं, वहाँ के इंस्पेक्टर, वहाँ के पुलिस कोतवाली सब देखकर हैरान हो जाते हैं कि जो मर चुकी थी, जिसके कत्ल के इल्ज़ाम में ये जेल गया था, वो वाकई में जिंदा है। लेकिन इन सब के बीच में एक मासूम इंसान जिसने कुछ नहीं किया, वो 13 महीने की सजा काटता है, 8 से 9 महीने थानों के चक्कर लगाता है, लेकिन किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। और साथ ही साथ अगर एसएसआई चंद्रशेखर जी उसकी मदद नहीं करते तो जिंदगी भर एक खूनी का ठप्पा उसके सर पर लगा रहता। लेकिन आखिरकार सब सही हो जाता है और उसकी माँ और उसके मामा के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, रुचि के खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। अब वो आगे क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता, ये तो भविष्य की बातें हैं। लेकिन कुल मिलाकर चंद्रशेखर यादव जी की जो इस केस में अहम भूमिका रही वो काबिले तारीफ है, उन्हें सैल्यूट तो बनता है। ऐसे जाबाज ऑफिसर और ऐसे ईमानदार ऑफिसर अगर मिलने लग जाएं तो एक आम नागरिक को कभी भी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दरअसल कानून होता अच्छाई के लिए है, लोगों की भलाई के लिए, लेकिन कुछ लोग इसी कानून का गलत और भरसक गलत प्रयास करते हैं, गलत फायदा उठाते हैं और मासूम लोगों की उसमें जिंदगी तबाह हो जाती है। एक मासूम बेगुनाह लोग भी सजा पाने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन अगर चंद्रशेखर यादव जी जैसे होनहार ऑफिसर्स अगर कहीं पर हैं तो ऐसे मासूम लोगों को इंसाफ जरूर मिल सकता है। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना, दुखी करना या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागृत करना है। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी, मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।